हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ, आपके फिजिक्स का सर, इस लाइव क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई कैन सी योर कमेंट्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में शायद हमने कुछ फ्रिक्शंस वगैरह के बारे में जाना था। फ्रिक्शंस के बारे में एक छोटा डिस्कशन हमने किया था, बट कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन से ही तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चंस के जरिए ही तुम ये समझ पाओगे कि हाउ टू अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। ये इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रिक्शंस के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन जो हमने पिछली क्लास में किया था, बस एक ब्रीफ मैं समरी तुम्हें दे दूं, ठीक है ना। कि फ्रिक्शन बेसिकली दो तरीके का यूज किया जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो रिलेट करेगा तुम्हारे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। कारण क्या है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो रिलेटिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, ठीक है ना। बच्चों को अक्सर ये फील हो जाता है कि जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं ये मान लूं कि ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है। सो बच्चे अक्सर ये सोच बैठते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव तो कर ही रहे, सो इसका मतलब इनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जो कि गलत है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम डिसाइड कब करते हैं? सबसे पहले उन दो सरफेसेस को देखो जिनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि इस सरफेस को मैं बात करूं, इस सरफेस के बारे में अगर डिस्कशन की जाए, तो इस सरफेस के रिलेटिव ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन दिस ब्लॉक इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोला? क्योंकि इस सरफेस के रिलेटिव ये सरफेस जो है या ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी और सम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हम आगे डिस्कशन करेंगे इस पे। बट क्योंकि आपने ये देखा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट, मैंने जैसा क्वेश्चन कहा कि बोथ आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट पे हैं। अगर आप इस फ्रेम में होते तो आपको ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर नहीं आता, और अगर आप इस फ्रेम में होते तो ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर है तो वो कौन से नेचर का होगा? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि ये दोनों सरफेसेज एक दूसरे के रिलेटिव आपस में रेस्ट पे है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियरली? अब जैसे देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि दोनों सरफेस ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ए, तो अब सवाल ये बनता है कि अगर ये मैं बोलूं कि इस पे एक फोर्स डाउनवर्ड जो सरफेस है उसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई कर हमने इसे एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। इस वी को मैं हटा रहा हूं, एक एक्सेलरेशन हमने ए प्रोवाइड कर दिया इसे। अब जैसे देखो आप इसे, अगर ये एक्सेलरेशन है तो सवाल ये है कि अगर मैं इनका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, चलो दोनों का एक अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो एक बार जरा देखो, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। जैसे देखो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स ये अप्लाई किया, ठीक है। जो ये सरफेस है, सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है? काइनेटिक नेचर का। अगर ये काइनेटिक नेचर का है सो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो कुछ म्यू इनटू एन होना चाहिए। बट एन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एन क्या है? एन इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेज वेयर फ्रिक्शन जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे दो नॉर्मल है, एक इस सरफेस के ऊपर लग रहा होगा एन, ठीक है ना। सो उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा एन, एक जो ये सरफेस है वो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा एक फोर्स, दैट इज N1। सो यहां जो लिखोगे वो क्या होगा? N1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि N1 जो फोर्स है वो इन दोनों सरफेसेस के बीच में, और हम इनके बीच का फ्रिक्शन लिख रहे हैं। तो जब इनके बीच का फ्रिक्शन लिखेंगे तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इनके बीच के नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? और क्योंकि इस सरफेस के रिलेटिव ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ स्लिप कर रहा है, सो ये फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने क्या लिखा? म्यू टाइम्स एन, ठीक है।
अब आप यहां पे ध्यान से समझो, ये N1 की वैल्यू अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, जैसे इसके ऊपर देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैं इसको कैपिटल एम मान लूं, ये स्मॉल एम मान लूं, ठीक है ना। खैर इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि वो N1 की वैल्यू क्या होगी वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम जस्ट फ्रिक्शन के बारे में चेक करना चाहते हैं। अब ये सोचो, इन दोनों सरफेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब अगर मान लो कि आप यहां बैठे होते, इस फ्रेम में होते और ये फोर्स लग रहा होता, तो आपको क्या फील होता कि ये ऑब्जेक्ट आपके रिलेटिव राइट साइड को जाना चाहता है, ठीक है ना। अगर ये राइट साइड को जाना चाहता है सो डेफिनेटली ये सरफेस इसके ऊपर एक बैकवर्ड सॉरी इसके रिलेटिव ये किधर जाना चाहता है, राइट साइड। तो ये जो फ्रिक्शन इस पे अप्लाई करेगा वो किस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। इसको मैं Fr2 लिख रहा हूं, ठीक है ना। Fr1 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसको Fr1 मान लो, ठीक है ना। ये Fr2 है। अब सोचो सवाल ये है कि ये Fr2 किसने अप्लाई किया, छोटे वाले ब्लॉक ने बड़े वाले ब्लॉक पे। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बड़े वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट, ठीक है ना। सो Fr2 is the force applied by this body on this body. So न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसके कारण जो फ्रिक्शन होगा वो इस पे आगे की तरफ लगेगा और सेम मैग्नीट्यूड का। अब सोचो, अब यही कारण है ना, देखो, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का के पास एक्सेलरेशन का होना ये बताता है कि उसके पास नेट फोर्स है, ठीक। अब जैसे यहां पे देख के आपको लग रहा होगा कि ये फोर्स तो छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे लगा है, तो चलो इसको एक्सेलरेशन मिल गया, तो इसको कौन फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं। सो आपको देख के पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वही इसे वो एक्सेलरेशन ए प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। तभी वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ इसके साथ मूव कर रही है, ठीक है ना। तो जस्ट हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अभी हम आगे और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। फ्रिक्शन को एक और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे आज, साथ के साथ आप नोट भी करते रहेंगे। अब जैसे देखो कि आपने पढ़ा कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब होता है, जब दो सरफेसेस आपस में रिलेटिवली रेस्ट पे हो, भले वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, बट वो आपस में एक दूसरे के रिलेटिव अगर रेस्ट पे हैं, सो उनके बीच के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप क्या बोलेंगे, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 0 to μsn के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, द औकात ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ अ सरफेस व्हिच कैन अप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब काइनेटिक जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, म्यू के एन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं सब कुछ। काइनेटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई की जाती है, जब दो सरफेसेस आपस में रिलेटिवली स्लिप करना है स्टार्ट कर दें, ठीक है ना, तब हम जाकर वहां पे बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस थॉट को अप्लाई करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो, एज्यूम करते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कुछ 30 डिग्री में कंसिडर करता हूं, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, इसका मास मैं कुछ कंसीडर कर लेता हूं, लेट कंसीडर 2 kg, ठीक। चलो 2 kg का एक मास है, हमने यहां पे कंसीडर कर लिया। अब सोचो, सबसे पहले तो ये स्लिप करेगा नहीं करेगा इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम ये चेक कर ले कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। सो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एक नॉर्मल फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये जो फोर्स लगे होंगे। अभी तक मैंने फ्रिक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, हम थोड़ी देर बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इनके बारे में चेक करते हैं। आपको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा होगा, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी की एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में ही आप हमेशा अपनी जो एक्सिस है वो कंसिडर करना। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, चूज को आप कहीं भी कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में आपकी एक एक्सिस होनी चाहिए, ये, क्योंकि ये बॉडी या तो नीचे जा सकता है, ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ऊपर कभी जा सकता है जब उसके ऊपर फोर्स लगा। क्लियर।
अब यहाँ पे बात करो, ये बॉल के नीचे, इसलिए मैंने एक एक्सिस ये चूज किया और एक इसके परपेंडिकुलरली चूज किया। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके डायरेक्शन में, ये एंगल थर्ड की है, सो देखो ये एंगल भी थर्ड की हो जाएगा, ठीक। सो इस mg का कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थर्टी, और इस डायरेक्शन में कितना आ गया, mg sin थर्टी, ठीक। इनकी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि mg 2 है, g को कैन कंसिडर कर लेना, g इज कंसिडर एज 10, क्लियर। अब जैसे कि पिक्चर यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 20 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, क्या इसको 10 न्यूटन ये हो जाएगा ना, m is 2, g is 10, 20 मल्टीप्लाइड बाई sin थर्टी इज हाफ, सो 10। ये कितना आ गया, 20 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, मतलब 10 √3, लेट कंसीडर √3 हैविंग वैल्यू 1.7, सो ये कितना आ गया, 17 न्यूटन, ठीक है ना। ये 17 न्यूटन का एक फोर्स इस तरफ लगा है। सो आपको देख के पता चल गया होगा कि नॉर्मल क्या है, दैट इज इक्वल टू 17 न्यूटन। इतना फोर्स नॉर्मल लगा होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा। अब चेक करके इस डायरेक्शन में अब सवाल ये है बेटा कि अगर यहां पे इस mg sin थीटा की वैल्यू, अब क्योंकि टेंडेंसी क्या है इस ऑब्जेक्ट की, नीचे की तरफ आने की, सो डेफिनेटली फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक। अब मुझे ये पता ही नहीं है कि इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक। अगर आपसे ये क्वेश्चन ले लिया जाए कि म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है, लेट कंसीडर 0.5 गिवन है, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे कि यहां जो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज म्यू एस एन, और म्यू की वैल्यू आपको 0.5 गिवन है एंड नॉर्मल आपको पता है 17, दैट इज योर 8.5 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय द सरफेस इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वो इतना फ्रिक्शन, इतना फोर्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कितना है, 10 न्यूटन, और अपवर्ड में कितना मैक्सिमम फोर्स हो सकता है, 1.5। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो अगर वो मैक्सिमम फोर्स भी अप्लाई करे तब भी ये वाली फोर्स उससे ज्यादा, सो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे स्लिप कर जाएगी, लाइक एक्सेलरेशन इज ए। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे बेटा, जैसे देखो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख लो, 10 माइनस ये देखो ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है ना, जिस समय वो स्लिप कर रहा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, म्यू एस और म्यू वन की वैल्यू सेम क्वेश्चन में गिवन है, हो सकता है अलग अलग गिवन हो, अलग अलग गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर करोगे, ठीक। अब जैसे देखो ये 10 है और पीछे की तरफ मैक्सिमम फोर्स कितना लगा, 8.5, दैट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सिंपल क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से आप कंसीडर करोगे। अगर मान लो इस म्यू की वैल्यू 0.5 की जगह पे कुछ 0.8 गिवन होता, सपोज कर लो कि कुछ 0.8 गिवन होता, या फिर मैं इसको कुछ कंसीडर कर लेता हूँ 0.9, और फिर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सो हम क्या करते, सो उस केस में जो इसकी जो वैल्यू है ये 0.9 हो जाता, ये वैल्यू कितनी हो जाती, बताओ जरा जल्दी से कैलकुलेट करो, 17 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 कितना हो जाएगा, 153 यार, 79 जा 153 तो 15.3 न्यूटन, इतना, ठीक है ना। अगर 0.8 भी गिवन होता तब भी कुछ 12 के आसपास आ जाता, ठीक है ना। 17 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेना, सॉल्व कर लेना उसे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड बाय द सरफेस इज 15.3, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा है वो कितना है, 10, ठीक है ना। सो आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक। आप देख के बताओगे कितना एक्सेलरेशन होगा, जल्दी से क्विक आंसर होना चाहिए सबका, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, आंसर कीजिए जल्दी से, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। गुड, आर्यन 0, क्यों 0, क्योंकि जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 10
इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने के लिए 10 अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, जो कि फ्रिक्शन की औकात के अंदर की बात है, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 15.3, वो 0 से 15.3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। सो अब रिक्वायरमेंट कितनी है इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने के लिए 10। सो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे उस समय फ्रिक्शन जो है अपने आप को 10 न्यूटन अप्लाई कर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख लेगा। सो द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन दैट सिचुएशन इज 10 न्यूटन। कौन सा होगा, स्टैटिक नेचर का होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है इस चीज को डिसाइड करना, ठीक, कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना है, क्या इतना औकात है इस फ्रिक्शन का कि इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख सके, ठीक। अब इसके ऊपर एक अच्छा सवाल करवाता हूं, क्या ये समझ में आ गया कि ये जो एक्सेलरेशन मैंने निकाला था ये कैसे निकाला था। देखो तो अगर ये m के फॉर्म में होता तो मैं सीधा इसको ऐसे लिखता, देखो कि ये mg sin थीटा है तो मैं इसको थीटा के फॉर्म में लिख देता हूं, mg sin ऑफ थीटा माइनस, यहाँ देखो ये फ्रिक्शन है क्योंकि ये स्लिप कर रहा था ना, तो उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू n, और n कितना है देखो तो mg cos थीटा है ना। सो ये कितना आ गया म्यू n cos ऑफ, ठीक है ना, और n की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा, दैट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, देखो मास कैंसिल हो गया, सो एक्सेलरेशन इज g sin ऑफ थीटा माइनस म्यू g cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी चीज आपको यहां पर देखने को मिली कि एक्सेलरेशन देखो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर बॉडी स्लिप कर रही है तो इसको याद रखने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप इसको याद रखोगे तो बार बार ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी हो, ठीक है, और ग्रेविटी और फ्रिक्शन के अलावा और कोई भी फोर्स ना हो, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो ये होनी चाहिए, क्लियर। अब जैसे देखो, चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। फ्रिक्शंस को लेकर अच्छे तरीके से समझ लेना बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, लाइक कंसीडर ये एंगल 37 डिग्री है, ऑब्जेक्ट 2 kg का है, ठीक है ना। और तो एक बार पहले फोर्सेस देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा mg cos 37, अभी निकाला था हमने, इस डायरेक्शन में mg sin 37, ये नॉर्मल फोर्स है, क्लियर है। अब इनकी वैल्यूज एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आपको sin 37 cos 37 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, ये अगर 37 है तो ये रेशियो 3, 4 और 5 का होता है, ये हमेशा याद रखोगे जनरली क्वेश्चन में। 37 अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना हो गया 53, क्योंकि ये 90 है, क्लियर। तो sin 37 देख लो एक बार कितना हो गया 3/5, सो m 2 kg है तो 20 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 12 न्यूटन, क्लियर। उसी तरीके से इसको बताओ, ये कितना है 20 इंटू cos 37 इज 4/5 विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन, क्लियर। ये बात हमको क्लियर है, इतनी बात हमें पता है, ठीक। इस सरफेस में अगर मान लो कि म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है, सो हम निकाल लेते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन, देखो एन की वैल्यू कितनी है 16 है ना, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे 16 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन, दैट इज मैक्सिमम औकात ऑफ द फ्रिक्शन, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं अप्लाई होगा, इतना हमें पता है, ये सारी चीजें हमें पता है। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है ना, आपसे कुछ ऐसा पूछा नहीं गया, इसको एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ और कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर लेकर जाए, ठीक है ना। एक फोर्स एफ अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये सारे कुछ हमारे पास गिवन है पहले से, ठीक है। ये सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है, म्यू गिवन था, मास गिवन था, एंगल गिवन है, ये सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया पहले से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स हमने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया एंड कोशिश कर रही इस ऑब्जेक्ट को ऊपर स्लाइड करें, ओके। अब जैसे देखूं कि मैं यहां पे कुछ आपको फोर्स की वैल्यू को वैरी करूंगा, द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है ना, फ्रिक्शन कितना है, इस फ्रिक्शन का नेचर क्या है, एंड फाइनली एक्सेलरेशन क्या है, ठीक। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक, आप सब लोग आंसर देख के चलोगे, ठीक। आपके सामने ये सब कुछ मैंने यहां पे लिख दिया है, सब कुछ आपको क्लियर है। अब जैसे मान लो कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 होती, अगर फोर्स की वैल्यू 0 होती तो फ्रिक्शन कितना होता, किस डायरेक्शन में होता,
एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब जैसे देखो, अगर मान लो कि फोर्स 0 है तो एक आइडियल कंडीशन आ गया। देखो नीचे की तरफ कितना है, 12 न्यूटन। ठीक, यहाँ जो फ्रिक्शन जो ऊपर, अब इस केस में देखो फोर्स 0 है तो इस केस में फ्रिक्शन के करवा। अच्छा, मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूँ। यहाँ सबसे पहले एफबीडी लिखता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे फ्रिक्शन है एंड उसका नेचर यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, क्लियर है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो जैसे यहाँ पे आ गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको बता रहा है कि ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ कितना है, 16 न्यूटन। तो हम इसको शो भी नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको छोड़ को, ये आपको पता है, आपने पहले से ही लिखा हुआ है कि नॉर्मल जो है वो 16 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, हमें पहले से पता है, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब जैसे देखो इस पे जो फोर्स लगा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखो कितना है, 12। क्लियर है? और फ्रिक्शन की मैक्सिमम कितनी है, 8। ठीक, अच्छा फ्रिक्शन को यहाँ पे देखो फोर्स 0 का, तो फ्रिक्शन की वैल्यूज क्या है, कितनी है, 1 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, 8 न्यूटन। ठीक है, सो देखो ये फोर्स इससे ज्यादा है, सो डेफिनेटली ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। सो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 8, और कैसे, ऊपर की तरफ, ऐसे मैं लिख रहा हूं, अप का इंक्लाइन। ओके, अप का इंक्लाइन है। अब जैसे नेचर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बताओ तो, ये तो काइनेटिक नेचर का होगा ना, क्योंकि बॉडी तो स्लिप कर रही है। क्यों स्लिप कर रही है, क्योंकि 12 जो है 1 से ज्यादा है। सो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगी। सो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 - 8 डिवाइडेड बाय 2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउन का इंक्लाइन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब चलो इस फोर्स की वैल्यू को 4 न्यूटन ले लेते हैं। फोर्स जो है 4 न्यूटन है। अब सोचो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन और अपवर्ड डायरेक्शन में हमने एक 4 न्यूटन अप्लाई कर दिया। अब देखो कि इनका गैप कितना है, 12 - 4, 1 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो 8 न्यूटन है, मतलब फ्रिक्शन कैपेबल है बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए। ओके, सो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जिधर स्लिपिंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर स्लिपिंग होना चाहता है। ठीक है ना, क्योंकि इस केस में बॉडी स्लिप नहीं कर रही है, अपने लिमिटिंग कंडीशन में आ चुकी है। मतलब अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स हम अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो शायद ये स्लिप कर जाता। बाकी ये शायद मैंने बोला है, ठीक, क्योंकि अभी आगे आना बाकी है। ठीक, तो अभी फिलहाल देखते हैं। सो जैसे कि कोई ये 4 न्यूटन है। ओके, और फ्रिक्शन देखो 12 - 4 दैट इज 8। सो इसका मतलब फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में 8 न्यूटन का अप्लाई करके, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे 8 न्यूटन, ठीक, कौन सा है, स्टैटिक, ठीक है ना, और उसके साथ ये कौन सा है, लिमिटिंग वैल्यू है। सो एक्सेलरेशन इज 0। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इतना कैपेबल हो गया है कि उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख सके। ओके, अब चलो फोर्स की वैल्यू को हम 8 न्यूटन ले लेते हैं। कंसिडर करो फोर्स को हमने 8 न्यूटन ले लिया। अब 8 न्यूटन जैसे लिया, अब सोचो इसके ऊपर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन लग रहा है और फोर्स हमने अप्लाई किया 8 न्यूटन। ठीक है, सो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 12 - 8 डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। मतलब फ्रिक्शन 0 से 1 के बीच में कुछ भी एडजस्ट हो सकता है, और यहां रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 4 न्यूटन की। ओके, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके अपनी बॉडी को रेस्ट पे रख लेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, देखो फ्रिक्शन कैसे वेरी कर रहा है, अभी भी ये स्टैटिक नेचर का है। ठीक है ना, और वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन, अप द इंक्लाइन, और एक्सेलरेशन रिमेंस 0। बॉडी को रेस्ट पे रखने के लिए फ्रिक्शन देखो अपने आप को कैसे चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है तो वो एक ही अप्लाई करेगा, वो 0 से 8 के बीच में कुछ भी अप्लाई कर सकता है। ओके, अब चलो फिर इसको मैंने लिख दिया, ये 12 न्यूटन है। ओके, अगर ये 12 न्यूटन है, सो हम यहां पे बात करते हैं ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन लग रहा था, और अब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन अप्लाई कर दिया। देखो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना आ गया, 0। मतलब बॉडी को स्लिप करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही अप इंक्लाइन फोर्स लगकर उसे बैलेंस कर दिया। तो क्या फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, फ्रिक्शन को चाहता है बॉडी रेस्ट पे रहे,
ठीक है ना. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन. सो इन दैट सिचुएशन द फ्रिक्शन इज जीरो, हैविंग वैल्यू जीरो. ठीक है ना. आप इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक. सो आप इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलो, जीरो भी बोलो. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको जीरो भी बोलो क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है. ओके. ठीक. सो इस केस में भी एक्सेलरेशन अभी भी फिलहाल जीरो है. ठीक. अब आगे देखते हैं. अगर आपने 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो अब देखो, सोचोगे जरा, ये 12 न्यूटन को mg sin 37 की वैल्यू थी और अपवर्ड डायरेक्शन में तुमने फोर्स अप्लाई कर दिया 16. अब देखो कि नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर को है, अब क्या इंक्लाइन है ना, 16 माइनस 12, 4 न्यूटन ऊपर की तरफ, बॉडी किधर स्लिप करना चाहती है, अप के इंक्लाइन. सो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. देखो अब तक क्या था, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था. क्लियर है ना. अब फ्रिक्शन ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया ताकि बॉडी को रेस्ट पे रखी जा सके. ओके. सो फ्रिक्शन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी रिक्वायरमेंट है बताओ बताओ. देखो 16 माइनस 12, 4 की रिक्वायरमेंट है और फ्रिक्शन की एबिलिटी कितनी है 8. आसानी से अप्लाई करेगा. सो फ्रिक्शन यहाँ पे 4 न्यूटन अप्लाई कर क्या करेगा, अब यहाँ डाउन का इंक्लाइन 4 न्यूटन फोर्स लगेगा, अगेन स्टैटिक नेचर का. ठीक. एक्सेलरेशन रिमेन्स जीरो. ओके. अगला चलते हैं 20 न्यूटन. अब देखो अगर ये 20 न्यूटन है, सो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन था, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दिया 20. इन दोनों का डिफरेंस देखो को कितना है 10. किस डायरेक्शन में, अपवर्ड. ओके. फ्रिक्शन अब देखो बॉडी किस तरफ स्लिप करना चाहती है, ऊपर को. क्लियर है. तो रोकने के लिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, बट बेचारा रोक नहीं पाएगा. अब क्यों, क्योंकि उसकी एबिलिटी 8 न्यूटन की है. रिक्वायरमेंट कितनी थी 10 रेस्ट पे रखने के लिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम एबिलिटी कितनी है 8 न्यूटन. बॉडी स्लिप कर जाएगी और इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन, डाउन के इंक्लाइन. क्लियर हो गया. सो अब नेट फोर्स कितना हो गया बताओ तो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12 को हमने पहले ही कर दिया था. ठीक है ना. एक मिनट गलती हुआ, क्योंकि ये 20 है ना, ये 12 है, 8 न्यूटन, ये रेस्ट पे रह सकता है. ठीक है ना, क्योंकि ये 20 माइनस 12 मैंने इसको 10 बोल दिया था. ठीक है ना, सॉरी, 20 माइनस 12 इज 8 एबिलिटी तो है अभी भी रोकने की. तो अब आसानी से फ्रिक्शन जो है 8 न्यूटन नीचे की तरफ लगकर रोक देगा. ये कौन सा है, स्टैटिक रीजन. ठीक है ना. एक्सेलरेशन रिमेन जीरो. क्या समझ में आया, क्लियर है ना बच्चों. जैसे कि 20 माइनस 12 8, फ्रिक्शन की एबिलिटी 8 है, यहां तक तो उसको रेस्ट पे रख ही सकता है. ये कौन सा केस हो गया, लिमिटिंग. क्लियर है बच्चों. अब जैसे अगर मान लो कि इसको मैं अब 20 से जाकर 24 न्यूटन कर देता, अब इस केस में यहां पे ध्यान से देखी जाए, सो 12 न्यूटन इस तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में 24. ठीक है. सो अपवर्ड डायरेक्शन में 12 हो गया, अब इसकी एबिलिटी नहीं है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ 8 न्यूटन अप्लाई कर देगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 न्यूटन, कौन सा हो गया ये, काइनेटिक. सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 24 माइनस 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है ना. अब ये बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी. अब इसके बाद 24 से कोई भी वैल्यू आगे ले ली जाए, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो जाएगी. बट ये पूरी की पूरी जो कहानी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बोली है, ठीक है, ये फ्रिक्शंस के डायरेक्शन को यहाँ पे देख रहे हो अच्छे तरीके से. पहले केस में फोर्स जीरो था, ठीक है ना, फ्रिक्शन की एबिलिटी नहीं थी, सो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. ठीक है ना. उसके बाद फ्रिक्शन ने कॉन्टिन्यूअस यहाँ तक अपने आप को रोका है अपने डायरेक्शन को चेंज करके. ठीक है ना. पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया. मतलब वो चाहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रखा जाए, मूव ना करने दिया जाए. ओके. ठीक. लेकिन लास्टली हमने इतना फोर्स अप्लाई कर दिया कि फ्रिक्शन इतना कैपेबल नहीं हो पाया कि बॉडी को रेस्ट पे रखे, एंड फाइनली स्लाइड अप के इंक्लाइन विद एन एक्सेलरेशन. इसे कैलकुलेट कर लेना. ठीक है. आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा. क्लियर है बच्चों. ठीक है ना. ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और अक्सर आईआईटी, नीट, जेईई मेंस में क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू ले लिया जाएगा. बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, वो चेक ही नहीं करके कि 8 न्यूटन है. तो ये क्वेश्चन अकेले पूरे फ्रिक्शंस के जो भी कॉन्सेप्ट को आपने पिछले क्लास में सीखा था, उस पूरे क्वेश्चन का एक समरी है. ये जो पूरा पढ़ा था हमने, उस पूरे का एक समरी है ये. ओके. चलो अब अगले क्वेश्चन पे चल के, होप सबने नोट कर लिया होगा. कोई बात नहीं है, वीडियोस का है ही, आप कभी भी उसको फिर से वापस देख के उसको पॉज करके आप इसे नोट जरूर कर लेना. ओके. चलो हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.
कुछ क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि एक के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे, ये कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा गिवन है, इन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है ना। अब आपसे ये बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाएंगे। वो अब ये बॉडी स्लिप कर रहे हैं, क्या वो साथ में स्लिप कर रहे हैं? तो अगर वो साथ में स्लिप कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या इसका नॉर्मल फोर्स वो कितना है, एक्सेलरेशन इनका क्या है, क्या दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, या m1 पीछे चला गया, m2 आगे को निकल गया। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? तो अब उस केस में सबसे पहले आपका जानना जरूरी है। बहुत अच्छा, एक चीज, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप ये मान लेना कि दोनों की एक्सेलरेशन सबसे पहले अगर वो सेपरेट होते तो उनकी एक्सेलरेशन क्या होती। ठीक, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा हो और हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, सो एक्सेलरेशन इज जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, सो मैं मान लेता हूं कि m1 की जो एक्सेलरेशन है वो है a1 दैट इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू, वहां पे कितना देखो म्यू1 है, म्यू1 जी कॉस थीटा निकाल भी सकते हो आप। ठीक है ना, बहुत अच्छे। इसका बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ एंड सॉल्व करो। क्लियर? अच्छा, m2 की जो एक्सेलरेशन होगी उसको a2 मान लेते हैं, दैट इज जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस ऑफ थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब जैसे देखो, अब जैसे ये चीज तुम्हें पता चला, अब क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें गिवन होगी, म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू गिवन होगी, और m1 m2 की वैल्यू देकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देख रहे हो एक्सेलरेशन जो है वो कहीं मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कि मास गिवन हो सकता है ना गिवन हो। ठीक, बाकी उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अगर कि फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर म्यू1 और म्यू2 इक्वल होते, इफ म्यू1 एंड म्यू2 आर इक्वल, तो जस्ट चेक इट, इफ म्यू1 एंड म्यू2 इक्वल कैन a1 एंड a2 बिकम्स इक्वल। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि a1 और a2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जैसे वो इक्वल आ गया, अब सोचो कोई जरा, ये a1 से जा रहा है, सॉरी ऊपर वाला a1 से जा रहा है, ये a2 से जा रहा है, उनकी एक्सेलरेशन a हो गई। अच्छा, वो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, दैट जी साइन ऑफ थीटा, इसको मैं a मान लेता हूं, जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि म्यू1 म्यू2 इक्वल है। ठीक, सो म्यू1 और म्यू2 को हम कुछ म्यू मान लेते हैं। मान लो कि ये कुछ ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन देख कर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? सो जी साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपसे ये पूछ किया जाए कि व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना है, सो आप क्या बोलेंगे? कोई भी बच्चा एक आंसर बताए मुझे जल्दी से, आई एम वेटिंग। बोलो बच्चों, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। जीरो। याद करो, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नॉर्मल फोर्स कब नेचर में आता है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करती है। यहाँ देखो, ये बेचारे दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करें ना, एक जो पीछे वाला चाहता ही नहीं आगे वाले को कंप्रेस करे, और ना पीछे ने ये चाहता है उसको कंप्रेस करे। सो ऐसे केस में नॉर्मल क्या होगा, जीरो। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है ना, होप सबको समझ में आ रहा होगा। सो इस केस में कि दोनों के बीच का, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, इनके बीच ये इसको कंप्रेस कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स से, ये इसके बीच नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसा। ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता है, इसके ऊपर कितना होगा, m1 जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कितना होगा फोर्स इसके ऊपर, m1 जी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? ठीक, क्योंकि आगे तरफ स्लिप कर रहे हैं कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन को एफ फॉर्मल ले लेता हूं मैं। अच्छा, स्लिप कर ही रहे कि इसको आप लिख ही सकते हैं म्यू1, अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स n1 लग रहा है तो दैट इज म्यू1 n1। मैं इसकी बात करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे करके दिखाते हैं, ये m2 है। ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर एक और नॉर्मल इसने कॉम्प्रेस किया था, सो इस तरफ नॉर्मल n लगा था, इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में mg, m2 g साइन ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में, m2 जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, सरफेस ने एक नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा n2, बट वी हैव टू कैलकुलेट n। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का मैंने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अच्छा, ये स्लिप भी कर रहे हैं तो फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लगा होगा, दैट इज योर म्यू2 मल्टीप्लाइड बाई m2।
ठीक है ना। ये सारे फोर्सेज इनके ऊपर लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने तुम्हारे सामने बना दिया है, ठीक। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, हमें को क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। सो ये बात समझ में आ गई होगी क्यों नॉर्मल इन दोनों के बीच में 0 है, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन 0 है। इसकी एक्सेलरेशन क्या मानी है हमने, a2, इसकी एक्सेलरेशन क्या मानी है हमने, a1, यही माना है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब जैसे देखो बच्चों यहाँ पे अगर दूसरा केस अगर बात करें, केस 2, अगर μ1 की वैल्यू μ2 से छोटी है, इट मींस μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को एक बार कंपेयर करो, देखो कि यहाँ पे जी साइन थीटा दोनों में कॉमन है या जी कॉस थीटा भी दोनों में कॉमन है। तो अगर μ2 बड़ा कौन सा है, μ2। सो अगर μ2 ज्यादा है μ1 कम है, इसका मतलब क्या है कि a1 और a2 में बड़ा कौन सा होगा, सोच के बताओ। μ2 बड़ा है तो जी साइन थीटा लेट कंसीडर कुछ 20 आया, लेट कंसीडर, तो ये आया तुम्हारा 15 और ये आया कुछ 14, क्योंकि μ2 बड़ा है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी। सो 20 - 15 इज 5, 20 - 14 इज 6, इसका मतलब a1 इज ग्रेटर देन a2, ठीक। ये बात समझ में आ गया। सो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में a1 ग्रेटर देन a2, ठीक। अच्छा a1 किसकी एक्सेलरेशन थी, m1 की, और a2 m2 की। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आगे वाले से ज्यादा हो जाए, नॉट पॉसिबल। अरे कैसे हो सकता है भाई, ये इसके साथ चल रहा है ना, या तो दोनों साथ में मूव करेंगे या फिर m2 की एक्सेलरेशन m1 से ज्यादा होगी। यही पॉसिबिलिटी है कि ये इस सरफेस को छोड़कर जल्दी तेजी से निकलने लगा, इन दोनों के कॉन्टैक्ट को छोड़कर, सॉरी, यही पॉसिबिलिटी है ना। या तो दोनों साथ में, ये इसको कंप्रेस करेगा तब भी दोनों साथ में ही मूव करेंगे। सो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करें, लेकिन पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो m2 को कंप्रेस कर रहा होगा। सो इस केस में नॉर्मल फोर्स 0 नहीं होगा। क्लियर। तो क्या आप कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहां पे लिखा है, ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक। क्यों नॉट पॉसिबल, ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि पीछे वाले ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आगे वाले से ज्यादा नहीं हो सकती। या तो दोनों साथ में मूव करेंगे या फिर m2 की एक्सेलरेशन m1 से ज्यादा होगी। सो ऐसे केस में अब जब एक्सेलरेशन निकालोगे, तो जब दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव करें तो सबसे आसान तरीका उनको सिस्टम मान लो, ओके। अब जैसे इसको सिस्टम मानोगे, अब इस सिस्टम पे देखो ये सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा कौन, दोनों की mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और दोनों पे जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक। सो देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इस दोनों के ऊपर जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, m1 + m2 g साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, μ1 n1 cos, μ1 m1 लिख देता हूं मैं, m1 g cos थीटा, और इस पे जो लग रहा होगा μ2 m2 g cos थीटा, यही लग रहा होगा। क्लियर है। सो इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सो क्या करेंगे, इस पूरे फोर्स से इनको माइनस करेंगे, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, m1 + m2 g साइन ऑफ थीटा माइनस μ1 m1 g cos थीटा माइनस μ2 m2 g cos थीटा, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस लिखा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम m1 + m2। क्लियर है, इतना आ गया, ठीक है। सो जेई वाले बच्चों के लिए जो एडवांस में जाएंगे वो इस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक। नीट वाले बच्चों के लिए ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। और जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है, जेई मेंस में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि जेई मेंस के मैं लेवल को थोड़ा सा कम आंकू, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जेई मेंस अपने आप में भी अच्छे लेवल पे होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन आ गया, अब तुमसे नॉर्मल पूछा जाएगा, नॉर्मल कैसे निकालेंगे। अब जैसे देखो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए लिख लो, जैसे मान लो कि m2 के लिए लिख लेते हैं। सो नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो m2g sin थीटा एंड नॉर्मल दोनों है ना, सो हम क्या लिख देंगे, m2g sin ऑफ थीटा प्लस नॉर्मल माइनस μ2 m2 की वैल्यू कितनी है, m2g cos थीटा इज इक्वल टू m2e, और e की वैल्यू यहां से निकली है, इस इक्वेशन में प्लेस करोगे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, ठीक है। सो ये बात समझ में आ गई। अब केस तीसरा ले लेते हैं, केस थर्ड।
अगर μ1 की वैल्यू μ2 से ज्यादा होगी, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, अब सोचो अगर ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब a1 जो है a2 से छोटा है, इसका मतलब a1 इज लेस देन a2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके तो जब a1 a2 से छोटा है तो सोचो a1 इसकी एक्सेलरेशन की, a2 इसकी एक्सेलरेशन की, मतलब ये आगे की तरफ भागता हुआ चला जाएगा, ये पीछे छूटता हुआ चला जाएगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। सो उस केस में इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया? 0, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में है ही नहीं। ठीक, सो उस केस में a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये रही, और a2 की वैल्यू कौन सी होगी? ये। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कोई सा भी केस आपके सामने गिवन हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप a1 कैलकुलेट कर लेंगे, ये मान करके दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, a2 निकाल लेंगे, फिर उस μ1 μ2 की वैल्यू को जो गिवन है उसको चेक करके, ठीक है ना, यहाँ पे चेक करके आप ये देख लेंगे कि a1 और a2 में बड़ा कौन सा है। अगर a1 a2 से बड़ा है तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना, दोनों साथ में मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन और नॉर्मल निकाल लेंगे। अगर a1 a2 से छोटा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने पहले से ही कैलकुलेट किया है, नॉर्मल 0 है। अगर a1 a2 इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, दोनों साथ में मूव करेंगे, बाकी एक दूसरे को कंप्रेस नहीं करेंगे। इसका मतलब कि नॉर्मल फोर्स 0 होगा इस पर्टिकुलर केस में। सो इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना हो गया है बच्चों? 0। ठीक है ना, इसको डिफिकल्ट सवाल बोला जाता है, ठीक, बट हम बहुत आसानी से सॉल्व करके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है तो, ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लो क्विकली। समझ आ रहा है सब किसी को? आई होप सबको समझ में आ भी रहा होगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है बच्चों, आसान है, ठीक है ना। डिफिकल्ट समझने से डिफिकल्ट बनता है, आसान समझोगे सब कुछ है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस समझ में नहीं, रॉकेट साइंस समझ में नहीं आएगा, कोई साइंटिस्ट रॉकेट उड़ाते कैसे? समझ में तो आता है, ये बहुत बहुत कोशिश के बाद आता है। तो ये कोई सिंपल सी बात है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो आपको आना चाहिए। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो लास्ट जो 2 क्वेश्चन हमने किया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये फ्रिक्शंस को लेके बहुत अच्छे सवाल हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब जैसे देखो, मान लो कि ऐसा एक केस में यहाँ पे तुम्हारे सामने रखता हूं, एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जेई में आया हुआ है उसको मेडिकल वाले बच्चे अच्छे तरीके से कर लेंगे, और जेई वाले बच्चे को करना ही करना है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड आ सकता है। तो जेई में आए हुए क्वेश्चन बहुत आसानी से नीट में रिपीट किए जाते हैं, ठीक। तो अगर आप जेई मेंस तक के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, अब जैसे देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो सरफेस है नीचे वाली वो स्मूथ सरफेस है, बट इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। ये क्वेश्चन कितना है, ठीक। अब इस पे एक फोर्स अप्लाई किया दैट इज इक्वल टू समथिंग अल्फा की, ठीक। क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं इस फोर्स को कांस्टेंट मानता हूं, ठीक है ना, पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद अल्फा की करके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो एक फोर्स हमने एफ अप्लाई किया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करें। समझ में आ गई बात ना? तो एफ की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जब तक वो दोनों साथ में मूव करें, ठीक है ना। कम अप्लाई करेंगे तो साथ में मूव करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप टू विच बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर, एक साथ मूव कर रहे हैं। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, दोनों साथ में मूव करें, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है ना, नीचे वाले पे फोर्स लगा देते हैं, ठीक। वो क्वेश्चन को आपको जनरल बुक में मिल जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन समझोगे, ठीक है ना, क्योंकि एक बार अगर इस पे ये समझ में आ गया ना तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अब जैसे देखो अच्छे से समझोगे, अगर दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हो, ठीक, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी,
ये बात तो क्लियर है। सो दोनों की एक्सेलरेशन इधर को होगी, तो क्या इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम बता सकते हैं? बोलो क्या? अच्छा चलो एक काम करके पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना के अलग अलग, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है ना, प्रॉपरली समझोगे। अब जैसे देखो कैपिटल एम के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसके ऊपर एक स्मॉल mg, इन दोनों सरफेस ने एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल अप्लाई किया n1, तो इतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होगा n1, एक नीचे वाली सरफेस ने अप्लाई की होगी n2। क्लियर है? ये तो क्या, अच्छा एक फोर्स हमने यहां पे अप्लाई किया। अब सोचो अगर आप यहां पे होते, इस फ्रेम में बैठे होते और इस पे फोर्स लगाकर इसको खींचने की कोशिश की जा रही होगी, और अगर यहाँ फ्रिक्शन जीरो होता तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करता? राइट साइड, जेकर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किस तरफ है? राइट साइड। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा ये फ्रिक्शन कौन से नेचर का होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूव टुगेदर, एक साथ मूव करे। मतलब अगर आप यहां पे बैठे होंगे तो ये आपको हमेशा रेस्ट पे दिखेगा, और अगर आप यहां पे बैठे होंगे तो ये आपको हमेशा रेस्ट पे लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। क्लियर? सो इसका मतलब कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कौन सा है? स्टैटिक। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू नहीं होती, वो 0 to μn के बीच में कुछ भी हो सकता है। हमें एकदम यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि μn ही होगा, ठीक, हम उसको बाद में यूटिलाइज करेंगे। मैंने जस्ट उसको फ्रिक्शन FR लिखा हुआ है। सो ये जो फ्रिक्शन है इस लोअर ब्लॉक ने अपर ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगाया है। सो अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक पे किधर लगाएगा? आगे की तरफ, दैट इज द फ्रिक्शन। और यही वो फोर्स है ना जो कि इसको साथ में लेकर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही फ्रिक्शन फोर्स इस लोअर ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा रहा है ताकि ये दोनों साथ में मूव कर सके। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये दुनिया की कोई ताकत इसको मूव नहीं करा सकती थी, ये इसके ऊपर स्लिप करता हुआ आगे की तरफ चला जाता। क्लियर? अब जैसे समझो इसको, ये फ्रिक्शन एक बात समझ में आ गई है। अच्छा अब अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं, तो आप दोनों को सिस्टम एक मान सकते हो। तो एक बार मैं इनको सिस्टम मान लूं, सो देखो ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन है? F, और दोनों की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने E मानी हुई है, ठीक। सो इस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सिस्टम का मास कितना है? स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब जैसे कि को फोर्स ये लगा, सो हम क्या लिखेंगे? दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अकेला फोर्स F है, सो दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस, क्योंकि सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है, तो सिस्टम का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आ गया? F डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, ठीक है। इतने एक्सेलरेशन से ये दोनों आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, लेकिन F हमें मालूम नहीं है, हमें तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ताकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर? तो हम जस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले लो, तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो इसको ले लो, तुम चाहो तो इसको ले लो, ठीक है ना। बट मैं थोड़ा सा कंजूस हूं, मैं क्या करता हूं कि जिसपे फोर्स कम दिखे ना मैं उसी को कंसिडर करता हूं। अब इस पे देखो मुझे ये फोर्स और फ्रिक्शन दोनों लग रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मैं क्यों लिखूंगा? मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा फ्रिक्शन इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा दोनों से सॉल्व करने पे। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए क्या लिखूंगा मैं? फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने फाइंड किया, जस्ट प्लेस इट। सो फ्रिक्शन कितना हो गया? मास F डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, ठीक। क्योंकि इतना फ्रिक्शन लगेगा तभी ये ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेगा। क्लियर? अब सवाल ये है, क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तो आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू μSn से कम होती है या उसके मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक नेचर का है, ठीक। अच्छा नॉर्मल, अब सवाल ये है कि यहाँ जो नॉर्मल लिखा है मैं वहां पे इसको N1 लिखूं या N को लिखूं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होगे। हम यहाँ पे N1 लिखें या N को लिखें? क्योंकि फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में, तो इनके बीच में लगने वाले नॉर्मल को यहां लिखना है। तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कौन सा? N1 है ना, जिस N1 की वैल्यू देखो mg के बराबर है ना। सो हम इसको हम क्या लिखेंगे? N1। अगर इसके वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे तो N1 इज इक्वल टू
mg, इस पे लिखोगे सो m2 इज इक्वल टू n1 प्लस कैपिटल mg दैट इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल m। आगे n1 की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने, ठीक है ना। बाकी इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत है सो मैं लिख रहा हूं। ओके, सो यहां पे प्लेस कर दो। सो ये कितना आ गया, mf डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू म्यू। की वैल्यू तो म्यू ही गिवन है, n1 कितना है स्मॉल mg। सो देखो फोर्स कितना आ गया यहां से सॉल्व होकर, f लेस देन इक्वल टू म्यू mg m प्लस कैपिटल M, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय स्मॉल m। कुछ गलत है, ये कैपिटल M है ना, यहाँ पे कैपिटल M दैट इज कैपिटल M, ठीक। सो देखो ये अब क्या बता रहा है, ये जो हमने यहां कैलकुलेट किया है वो ये बता रहा है कि फोर्स की वैल्यू अगर इससे कम या इसके इक्वल हुआ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव करेंगे। मतलब फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर इतनी हो जाए तब भी ये साथ में मूव करेंगे, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो फिर उनके बीच में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा कि वो उसको इस ऑब्जेक्ट को इसके बराबर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमें क्या निकालना था, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू म्यू mg m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है ना। सो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हमने सॉल्व किया, क्योंकि अभी इसलिए टाइम लग रहा है क्यों आप सीख रहे हो, ठीक है ना। मैं तो इसको 2 लाइन में सॉल्व कर देता क्योंकि मुझे पता था कि इस इक्वेशन को लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं तो डायरेक्टली लिख देता कि अच्छा फोर्स इतना है कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इतना हो गया, मुझे पता है इस पे फ्रिक्शन आगे को लग रहा है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास के एक्सेलरेशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया बात, क्लियर है ना बिल्कुल बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। होप कि ये पूरा का पूरा जो पूरी जो चीजें हैं वो समझ में आ गया। अब इस अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस एफ को यहां से हटाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो कौन सा टॉप हो गया यार, एक्सेलरेशन को इतना ही होगा। अब उस केस में इस पे जैसे लगाएंगे इस पे फ्रिक्शन पीछे को आएगा, अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले, इस पे फ्रिक्शन आगे हो जाएगा, मैं इसके लिए लिख दूंगा फ्रिक्शन इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्लियर है बेटा, ठीक है ना। जस्ट क्विक जल्दी से राइट डाउन करो, लिखो जल्दी से। हो गया, लिख लिया सबने, चलो अब वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो इसके पहले मैंने दिया था क्योंकि ये जानना आपके लिए जरूरी था। तो क्वेश्चन अब ये गिवन है बेटा कि एक मास कैपिटल M है, ये एक स्मॉल m है, इस पे फोर्स F अप्लाई किया गया जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक। अब सवाल ये है कि अगेन सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको स्मूथ सरफेस मान लो और इसके बीच की फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है, ये स्मॉल m है, ठीक। सो क्वेश्चन ये था कि दोनों की एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन था, ठीक है ना। अलग अलग क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। सो हमें एक ही ग्राफ में दोनों की एक्सेलरेशन को प्लॉट करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर t 0 होता तो फोर्स ही नहीं लगता, फोर्स 0 हो जाता, फोर्स 0 हो जाता कि ये बॉडी स्लिप ही नहीं कर पाते, मूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि खींच कौन रहा है, जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो खींच नहीं रहा। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होते, सो दोनों के कारण एक्सेलरेशन क्या होता, 0। ये बात तो क्लियर है, ठीक। अच्छा अभी आपने देखा कि फोर्स की एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू थी जहां तक ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। क्लियर है बच्चों, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि फोर्स की एक ऐसी खास वैल्यू की जो कि निकल कर है कि म्यू स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ऊपर में से स्मॉल m भी था, ठीक है ना। खैर वो आपने लिखा हुआ है, उसको आप देख लो। तो फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू जहां तक ये बॉडी रेस्ट पे है, सॉरी दोनों बॉडी आपस में रेस्ट पे है, दोनों मूव कर रहे हैं बट दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, रिलेटिवली रेस्ट पे है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि यहाँ पे फोर्स वर्सेज
टाइम का अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि कुछ देर के लिए दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स बढ़ता जा रहा है सो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है अभी निकाला था हमने पिछले क्वेश्चन में, कैपिटल एम के बाद एक स्मॉल एम प्लस कैपिटल एक नहीं था ना, क्योंकि फोर्स बढ़ता जा रहा है सो एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है ना? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जब तक ये दोनों साथ में मूव कर रहे थे, क्या निकाल सकते हो? अगर मैं ये बोलूं क्योंकि ये वो देखो यहाँ पे ये दोनों के यहाँ पे क्या था, A1 और A2 इक्वल है। क्यों इक्वल है? अभी प्रीवियस देखा है आपने कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब म्यू टाइम्स स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, शायद वहां पे एक और स्मॉल एम था डिवाइडेड बाई कैपिटल एम था। ठीक है ना? वो आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कितना अप्लाई करोगे तो दोनों साथ में मूव करेगा, अगर उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपको डायग्राम पता है, इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था, इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में कब तक मूव करेंगे? जब तक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शन मैक्सिमम जिस समय हो जाएगा वही इंस्टेंट होगा ना कि दोनों की एक क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी जहां तक A1 और A2 इक्वल होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसी फोर्स की वैल्यू उस फ्रिक्शन को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगी। ठीक, अब तुम देख के बता सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आप कैलकुलेट करो A1 और A2 की वैल्यू, हालांकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों का डायग्राम देखो, यहाँ देखो इस पे जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ है, इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। पिछला ही क्वेश्चन था ये फोर्स इस तरफ है। ठीक है ना? क्लियर? तो मैं इसकी एक्सेलरेशन को A1 मान रहा हूं, इसकी एक्सेलरेशन को A2। ठीक, जब तक ये दोनों रेस्ट पे थे, एक दूसरे के रिलेटिवली रेस्ट पे थे, तब तक इनकी एक्सेलरेशन सेम थी। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो स्टैटिक मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पहुंची कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी। ये बात तो क्लियर था। ठीक है ना? और उस फोर्स की जो वैल्यू की एक पर्टिकुलर टाइम टी नॉट आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, वो टाइम निकालना है जहां तक इनकी एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि निकाला है आपने, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि वो टी नॉट पता चल गया। तो देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, अल्फा टी डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है ना? एक बार वो टाइम निकल गया जिसपे जो क्रिटिकल कंडीशन है, जो फोर्स जो होगा, ठीक है ना, वहां पे आपने निकाला है पिछले क्वेश्चन में, फोर्स की वैल्यू देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी की, वही आंसर होगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को अल्फा टी नॉट लिख देना। ठीक है ना? जो निकाला था ना शायद ऐसा फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू की वो कितनी थी, म्यू स्मॉल एम जी इंटू एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। आई होप यही आंसर था। तो उस समय फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को अल्फा टी नॉट लिख देना ये, और यहां से टी नॉट की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ये टाइम पता चल जाएगा तुम्हें कि वो टाइम जाके के दोनों साथ में चल रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स तो इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। अब सोचो, अब जैसे स्लिपिंग शुरू हुआ ये फ्रिक्शन को कांस्टेंट हो गया ना बेटा, स्लिपिंग शुरू हो गया कि ये तुम्हारी काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई, और काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट होती है। अब जब फोर्स कांस्टेंट हो गई इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना। किसका मतलब कि इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन इतनी ही रह जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन किसका है, कैपिटल एम का, जिसको A2 माना है। सो ये A2 का ग्राफ हो गया यहां से चलकर ऐसे। ठीक, A1 का ग्राफ कैसा हो जाएगा बताओ? A1 के लिए क्या लिखो, A1 के लिए क्या लिखोगे, फोर्स माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू इनके बीच का जो नॉर्मल था इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन A1। सो A1 कितना हो गया, F कितना है, अल्फा टी माइनस म्यू एन डिवाइडेड बाई एम। अब ध्यान से देखो, ये देखो ये ग्राफ कैसा है, आपको आता है अगर मैथमेटिक्स अगर आप जानते होंगे अच्छे तरीके से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बाई एम इंटू टी माइनस म्यू। अच्छा देखो ये कितना है, कैपिटल एम जी था ना, स्मॉल एम जी, तो ये कैंसिल हो गया, इतना ये तो ये A1 के लिए वैल्यू आ गया, और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन कितना था, म्यू इंटू एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये A2 की वैल्यू होगी, ये A1 की वैल्यू होगी। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि अल्फा बाई, देखो कि ये y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी का ग्राफ है, मतलब ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये ऐसे चला जाएगा, ताकि इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि कहीं y से इसको नीचे की तरफ कहीं यहाँ पे काट रहा होता, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, म्यू इंटू जी।
समझ में आ गया? मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। दो मासेस गिवन है, अल्फा की फोर्स लगा हुआ है, ठीक। पिछले क्वेश्चन को याद करो, हमने निकाला था कि इतना मैक्सिमम फोर्स होगा तब तक ये दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगे। अगर फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो बॉडी आप ये रिलेटिवली आपस में स्लिप करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसा थोड़ी कि फोर्स एक बार में ही इतना हो गया, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स जीरो से स्टार्ट होकर धीरे धीरे इंक्रीज होकर यहाँ तक पहुंचा है, तब तक तो ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे थे। सो उस समय उन दोनों की एक्सेलरेशन ये थी, उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, देखो ये है ना, इसलिए मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आ गया? सो एक स्ट्रेट लाइन हो गया, दोनों की एक्सेलरेशन सेम थी, क्लियर, यहां तक पहुंच गए। अब जैसे ये फोर्स की वैल्यू यहां पर देखो, जो निकाला था हमने, कहा लिखा था, ये रहा, इसके बराबर हो गया। तो फोर्स देखो कितना है, अल्फा की। तो मैंने मान लिया कि टी नॉट वो टाइम है जिस टाइम पे दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, बट फोर्स अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, जब तक वो क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, बट अब स्लिप होने वाले हैं इसके बाद, ठीक। तो हमने टाइम निकाल लिया कि वो तीनों की इस इक्वेशन से पता चल गया। उस तीनों को उठाकर इसमें डालोगे तो उस समय एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू भी आ गई। उसके बाद हमारा ये बात समझ में आया कि जब ये दोनों आपस में स्लिप करते हैं तो इसमें तो फ्रिक्शन इतना हो जाता, जब भी जो ऑब्जेक्ट्स आपस में स्लिप करें तो उस फ्रिक्शन को क्या नाम देते हैं हम लोग, बताओ, उस फ्रिक्शन को क्या नाम देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई और वैल्यू कितनी हो गई, ये रही। और इसके लिए इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन आगे, तो ये इक्वेशन लिख दिया, उसकी इक्वेशन आ गई। इससे क्या पता चला, y = mx माइनस सी आएगा। माइनस सी का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट नीचे की तरफ है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू इनटू जी, क्लियर है। तो सब कुछ तो ग्राफ ऐसा हो गया। तो ये किसका ग्राफ है, ये a1 का ग्राफ है, और ये किसका है, a2 का ग्राफ है, और यहां तक a1 और a2 इक्वल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपको समझ नहीं आया, तो फिर अगले क्लास में मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। और अगली क्लास से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो होप आपको ये जो क्लास है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को बहुत बार रिपीट करोगे, वीडियो को जितनी बार हो सके देखोगे, ठीक है। ये आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।